डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं PS तिवारी आपका आपकी कोचिंग क्लास में स्वागत करता हूं। आप सभी घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे अलर्ट एंड स्टे हैप्पी। आप कोविड-19 का कड़ाई से पालन करें, अपने और अपनों का ध्यान रखें। आप परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण अंग हैं, इसलिए अपने आप को सुरक्षित ज़रूर रखें। इसके पहले मैं आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया था कूलाम के नियम, और कूलाम के नियम के बाद निरंतर आवेश वितरण, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब अपन उसी के आगे आज डिस्कस करेंगे कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब कि आज अपन बात करेंगे कि स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या तुलना होती है। तो आपको पता है कि जब अपन कंपैरिजन पढ़ते हैं तो उसमें दो चीज़ मिलेगी, एक सिमिलरिटीज़ मिलती है और दूसरी चीज़ डिससिमिलरिटीज़ मिलती है, यानी कि समानताएं और असमानताएं। समानताओं में आपको कुछ चीज़ें दोनों में सेम रहेंगी और असमानताओं में दोनों में कुछ न कुछ भिन्नताएं होंगी। तो चलिए अपन देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये होता है इसका फार्मूला। और जब इसके फार्मूले की बात करते हैं तो इसका फार्मूला होता है F = G इंटू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो हमने डायरेक्ट किया है। तो अब अपन नियम अंतर पे आएंगे। तो देखिए आप आपके स्क्रीन में दोनों के अंतरों के बीच एक फ़ोटो दिखाई दे रही होगी, जो कि मैंने आपको मैटर प्रोवाइड किया है। उस मैटर को देखिए और समझिए। उसमें पहला नंबर क्या लिखा गया है कि समानता में आइएगा। पहली समानता है कि यह बलों के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। मतलब जो हमारा स्थिर विद्युत बल है, तो क्या लिखाए हैं कि जो बल है यह बलों के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। अब हमने कैसे कह दिया कि व्युत्क्रम वर्ग के नियम पालन करता है? तो देखिए, अगर इसको एक्सप्लेन करें तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं पहले कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 एंड इसको लिख सकते हैं अपन F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर। और जब दोनों को मिलाते हैं तो आपको आता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसी प्रकार से इसको भी अपन लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 M2 एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर। इसको एक साथ करेंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 M2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि हमने इसमें क्या बोला है। इसमें हमने बोला कि यह बल बलों के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। तो यहाँ पे देखिए कि जो बल है तो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन किया, यानी कि F व्युत्क्रमानुपाती 1/R स्क्वायर है। यानी कि जो अपन पढ़ते हैं फार्मूले के रूप में कि मान लीजिए कि आपके पास दो चार्जेज हैं, इसका नाम हमने मान लिया Q1, इसका मान लिया Q2। इन दोनों के बीच की दूरी जो R है, तो यह लगने वाले बल के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। इसलिए जो पहली समानता हुई, तो पहली समानता आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो अंतर आपको दिखाई दे रहा हो फोटो के माध्यम से। तो उसमें क्या लिखा है कि यह बलों के व्युत्क्रम वर्ग के दूरी के नियम का पालन करता है। अब समानता है तो इधर भी आपको सेम मिलेगा। इधर भी अपन यही लिखेंगे कि यह बल भी व्युत्क्रम वर्ग के दूरी के नियम का पालन करता है। यानी कि जो दोनों है समानता, दोनों में सेम है। ये भी आपके व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन कर रहा, और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो यह भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन कर रहा है। फिर दूसरा नंबर समानता लिखिए। फर्स्ट में लिखिएगा स्थिर विद्युत बल में, तो इसमें क्या लिखा है लिखिए आप, यह बल निर्वात में भी लगता है। यह बल निर्वात में भी लगता है। और दूसरी साइड नोट करिए, यह बल भी निर्वात में लगता है। मतलब कि जो दोनों में अंतर है, तो यह बताया जा रहा है कि दोनों बल निर्वात में लगते हैं। निर्वात को अपन इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूम,
यानी कि निर्वात का अर्थ होता है इन फ्री स्पेस, मुक्त आकाश, जहाँ पे कोई वायु न हो। नि धन बात बराबर निर्वात, नि मतलब नहीं, बात मतलब वायु, जहाँ पे वायु उपस्थित ना हो उसे अपन क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। ओके, समझ पा रहे होंगे आप। तो यहाँ पे जो पहला अंतर, दूसरा अंतर क्या लिखाए हैं कि यह बल्ब भी आपका निर्वात मतलब कि वैक्यूम निर्वात में लगता है। इधर भी लिखाए हैं कि यह बल भी निर्वात में लगता है, यानी कि दोनों जो बल हैं आपके तो वैक्यूम में कार्य करते हैं। तो पहला अंतर क्या था कि व्युत्क्रमण के नियम का पालन करते हैं, दोनों में देख पा रहे होंगे, ये फर्स्ट नंबर था। सेकंड नंबर, यह बल भी निर्वात में लगता है, फॉलो होता है, और यह बल भी आपका निर्वात में लगता है। ठीक, दो समानताएं आपको समझ में आ गई होंगी। अब तीसरा नंबर देखिए, तो तीसरा अंतर है कि यह एक संरक्षी बल है। नोट करिए समानता में फर्स्ट साइड, यह एक संरक्षी बल है। संरक्षी मतलब कंजर्वेटिव फोर्स है। यह एक संरक्षी बल है, अर्थात इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। अर्थात इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। मतलब संरक्षी बल के हुआ कि जो इसके द्वारा कार्य करेंगे, जो पथ होगा वह इस पथ पर आपके वे पर निर्भर नहीं करेगा। नॉट डिपेंडेंट ऑन पाथ, मतलब कि यह जो संरक्षी बल है तो इसके द्वारा जो कार्य करेगा वह उसके पथ पर निर्भर नहीं करेगा। इधर भी अपन लिखेंगे कि यह भी एक संरक्षी बल है, दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। यह भी एक संरक्षी बल है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, बहुत इजी है, बता भी दिए हैं। ठीक है, पहला हो गया आपका कि व्युत्क्रमण के नियम पालन करता है, बाई एक्सप्लेनेशन समझा दिए हैं। दूसरा, दोनों निर्वात में यानी वैक्यूम में कार्य करते हैं। तीसरा है आपका कि जो यह बल होता है आपका तो संरक्षी बल होता है, और हमने बताया कि संरक्षी का मतलब क्या होता है कि जो यह बल होता है तो किए गए कार्य के पथ पर निर्भर नहीं करता है, और यह भी बल एक संरक्षी बल है। अब अपन नोट करिए, फोर्थ नंबर नोट करिएगा। फोर्थ नंबर क्या है आपका, केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल बोले तो सेंट्रल फोर्स, यानी कि इसमें लिखिए कि यह एक केंद्रीय बल है। स्थिर वैद्युत बल में चौथा नंबर नोट करिए, यह एक केंद्रीय बल है, दिस इज अ सेंट्रल फोर्स। यह एक केंद्रीय बल है, अर्थात यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, अनुदिश मतलब एलॉन्ग, अर्थात यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, जैसे आपके दोनों चार्ज हैं तो इनके अनुदिश कार्य करता है। फिर उधर लिखिए, यह भी केंद्रीय बल है, यह भी केंद्रीय बल है, दिस इज अ सेंट्रल फोर्स, जो द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, जो द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। यानी देखिए, दोनों, ये भी आपका सेंट्रल फोर्स है और यह भी आपका एक सेंट्रल फोर्स है, लेकिन डिफरेंस देखिए, इस विद्युत बल में क्या था, यहाँ पे Q1 और Q2 में विद्युत है, विद्युत में क्या होता है, आवेश चार्जेज हैं, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ग्रेविटेशनल में क्या होता है, मास होता है। यानी कि स्थिर विद्युत बल में है केंद्रीय बल यह भी, और केंद्रीय बल आपका यह भी है, बट डिफरेंस क्या है कि इसमें क्या हो रहा है, आपका चार्ज हो रहा, और इसमें क्या हो रहा है, आपका मासेस द्रव्यमान हो रहा। तो दोनों केंद्रीय बल को पालन करते हैं, लेकिन यह दोनों आवेश के अनुदिश कार्य करता है, और यह दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। केंद्रीय बल उसे आपने 11th में पढ़ा है। केंद्रीय बल का मतलब होता है कि एक ऐसा फोर्स जो उसकी केंद्र की ओर कार्य करे, उसे अपन क्या कहते हैं, केंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, तो आपको जो सिमिलरिटीज थी तो 4 सिमिलरिटीज थी, एक बार फिर देख लीजिए अपनी स्क्रीन में। देखिए आप लोग वीडियो आप जो देख पा रहे हो तो स्क्रीन में लगा हुआ है। पहला नंबर क्या लिखाए हैं कि यह बल व्युत्क्रमण के नियम का पालन करता है। यहाँ पे हमने एक्सप्लेन भी किया कैसे, और यहाँ पे भी लिखा है कि यह बल भी व्युत्क्रमण के नियम का पालन करता है। ठीक है, दूसरा नंबर है कि यह बल भी निर्वात में कार्य करता है। निर्वात का मतलब जहाँ पे वायु ना हो, इधर भी है कि यह बल भी निर्वात में कार्य करता है। ठीक है, थर्ड नंबर जो है, थर्ड नंबर है कि यह एक संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स है। संरक्षी का मतलब बताए हैं कि जो बल कार्य, यह बल जो होता है
तो इसके द्वारा किया गया कार्य इस पथ पर निर्भर नहीं करता है। उधर भी यही लिखें आप कि यह भी एक संरक्षी बल है। नाउ लास्ट 4th नंबर है, यह एक केंद्रीय बल है, सेंट्रल फोर्स है। तो इधर भी हमने क्या लिखाया कि यह भी एक केंद्रीय बल है। यानी आप समझ पा रहे होंगे कि समानता मतलब दोनों सेम होती है, दोनों साइड सेम है, सिर्फ और सिर्फ इफ एंड इफ ओनली डिफरेंस आपको किसमें दिख रहा होगा कि इधर जो शब्द आपका नॉर्मल लिखा है उसमें उस साइड क्या लगा दिया गया, सभी में भी लगा दिया गया। जैसे कि हमने यहाँ लिखा कि यह केंद्रीय बल है, तो हमने यहाँ क्या लिखा, यह भी केंद्रीय बल है। हमने यहाँ लिखा कि यह संरक्षी बल है, तो हमने यहाँ क्या लिखा, यह भी एक संरक्षी बल है। यह निर्वात में कार्य करता है, तो यह बल भी निर्वात में कार्य करता है। यह एक दूरी के व्युत्क्रमण के नियम पालन करता है, तो यह बल भी दूरी के व्युत्क्रमण के नियम का पालन करता है। यानी कि सभी में हमने सिर्फ और सिर्फ क्या लगाया, भी लगा दिया है। अब अपन इसी प्रकार से जैसे कि बताया गया है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहाँ अच्छाई वहाँ बुराई भी होगी। तो यहाँ पे समानता के साथ साथ कुछ डिससिमिलरिटीज असमानताएं भी हैं। तो अपन अब बात करेंगे असमानता के बारे में। तो समानताएं कंप्लीट होती हैं। अब आप डालिए असमानताएं, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा, आप देख पा रहे होंगे। अकॉर्डिंग टू स्क्रीन आप लिख लीजिए, या वीडियो को पॉज करके भी आप नोट को बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब डालिए आप असमानताएं, समानताएं कंप्लीट, असमानताएं डिससिमिलरिटीज, असमानताएं। तो असमानताएं, पहली असमानता क्या है, लिखिए कि यह बल प्रबल होता है। स्थिर वैद्युत बल में लिखिए आप, यह बल प्रबल होता है। प्रबल मतलब स्ट्रांग, प्रबल का मतलब स्ट्रांग। और उधर लिखिए कि यह बल दुर्बल होता है। दुर्बल मतलब वीक, यह बल दुर्बल होता है। मतलब यहाँ पे हुआ कि जो आपका स्थिर विद्युत बल है, तो यह एक प्रबल बल, मजबूत बल है। और जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, तो यह आपका एक दुर्बल बल है। आपने एक 4वीं में पढ़ा होगा, आपको बताया गया था कि जो फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। यानी कि फंडामेंटल फोर्स 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर आपका होता है न्यूक्लियर फोर्स, फिर होता है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स, और फिर आपका होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन आपको हमने लिख दिया है। ये कई बार नीट, जेई मेंस एग्जाम वगैरह में आपके आता है कि बलों की शक्ति के आधार पर सही क्रम है। यानी कि सबसे मजबूत बल, सबसे पावरफुल फोर्स और सबसे वीक फोर्स क्या होता है। तो आप बाई फिगर भी देख पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सबसे प्रबल होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपका जीएफ है सबसे वीक होता है। अंतर में भी हमने यही लिखा कि यह एक प्रबल बल है और यह एक दुर्बल बल है। प्रबल और दुर्बल बल को आप अपने फैमिली से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर आप बिस्तर पे सो रहे हैं, लेटे हुए हैं, और अगर सुबह होती है तो आपकी माताजी अगर आपको जगा रही होती है कि बेटा उठ जाओ सुबह हो गई है, तो माताजी का फोर्स दुर्बल होने के कारण, कमजोर होने के कारण जो बच्चा होता है वह सोता रहता, नहीं उठता है, बस यस हाँ या नहीं में जवाब देके पुनः सो जाता है। लेकिन अगर अचानक कहीं आपके कान में पिताजी की आवाज पड़ी कि बेटा उठ जाओ, तो बेटा हाथ से तुरंत 9-2-11 हो जाता है। उसका कारण यही है कि जो हमारे पिताजी हैं, तो पिताजी का जो फोर्स होगा आपका, तो वह क्या होगा, स्थिर वैद्युत बल, स्ट्रांग फोर्स होगा। और जैसे ही पिताजी की आवाज आती है कि बेटा उठ जाओ, तो बेटा बिस्तर से क्या होता है, 9-2-11 हो जाता है। लेकिन उसको पता है कि जो हमारी माताजी हैं, तो माताजी का थोड़ा सा बच्चों से प्यार ज्यादा होता है, तो माताजी का जो लगाव होने के कारण उनका फोर्स क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, कमजोर बल, ठीक है, जो कमजोर बल होता है, वीक फोर्स होता है, उसके कारण से बच्चा क्या होता है कि माता के कहने पर भी सोता रहता है। यानी कि आपके पिताजी स्ट्रांग फोर्स कहलाएंगे और माताजी आपके वीक फोर्स कहलाएंगे। पिताजी आपके कहलाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और माताजी कहलाएंगे आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन आप इन्हें कहिएगा कुछ घरों में उल्टा भी होता है, हो सकता है कि माताजी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हो और पिताजी आपके ग्रेविटेशनल फोर्स में हो सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्थिर वैद्युत बल है यह आपका किस में आएगा, प्रबल बल होता है, और जो गुरुत्वाकर्षण बल है यह क्या होता है, आपका दुर्बल बल होता है। फिर आप लिखिए सेकंड नंबर कि इस बल का मान, असमानता में लिखिए सेकंड नंबर, इस बल का मान आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। इस बल का मान आवेशों के बीच
माध्यम पर निर्भर करता है, डिपेंड ऑन चार्जेस ऑफ मीडियम। तो उधर लिखिए कि इस बल का मान पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। इस बल का मान पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। आप देख पा रहे हो कि हमने सबसे पहले इसलिए फार्मूला लिखा है। अब आपको अंतर रटना नहीं है, अंतर आपको समझना है। आपको बिल्कुल अगर देख पा रहे हो, समझेंगे तो आपको इस अंतर को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको इसको डीप समझा रहा हूं, क्योंकि अगर रटा हुआ चीज भूल सकता है लेकिन समझी हुई चीज आपको कभी भी नहीं भूले, इसलिए अंतर को अच्छे से समझिएगा। तो इसमें हम पहले फार्मूला लिखा है समझाने के पहले। इसका फार्मूला क्या लिखे थे, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ क्या लिखा है कि दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे हमने सर्कल किया है, मतलब Q1 और Q2 क्या है, आवेश, यानी कि विद्युत बल में क्या होता है, आवेश होता है, इसलिए यह आवेश के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। जब हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की, तो गुरुत्वाकर्षण बल में क्या आपका m1 और m2, और m1 m2 क्या है आपका मास, द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान किसमें होता है, ऑब्जेक्ट में, पिंड में होता है। तो हमने इधर क्या लिखाया कि यह बल दोनों पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। ओके, आप समझ पा रहे होंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है Q1 और Q2 आवेश पर निर्भर करता है, और अपन ने इधर क्या लिख दिया है कि पिंड पर निर्भर करता है। नाउ लास्ट थर्ड नंबर डिसिमिलरिटीज, असमानता लिखिएगा। तीसरी असमानता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स होता है। इधर लिखिए, दो पिंडों के बीच लगने वाला यह बल सदैव आकर्षण होता है। दो पिंडों के बीच लगने वाला यह बल सदैव आकर्षण होता है। मीन से हुआ कि जो हमारा स्थिर वैद्युत बल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इसमें क्या होता है कि अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्सन भी होता है, मतलब कि इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है। लेकिन जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है, इसमें केवल क्या होता है, आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण नहीं होता है। अब आकर्षण प्रतिकर्षण आप समझ चुके होंगे, या इसके पहले का वीडियो देख लीजिए, मैंने बताया था कि जब पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव हो तो उनके बीच आकर्षण होता है। बट अगर सेम चार्जेज हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हैं, तो वहां पे क्या होता है, प्रतिकर्षण रिपेल होते हैं। और यहाँ पे जो है इसमें क्या बताया गया है कि गुरुत्वाकर्षण बल में केवल और केवल इफ एंड इफ ओनली क्या होता है, आकर्षण, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, ना कि रिपल्सिव फोर्स लगता है। इस प्रकार से जो हमारी कंपैरिजन थी, तो कंपैरिजन लगभग हमारी अपने समझ पा गए होंगे। मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हूँ। फिर भी अगर आपको कोई कमी लगे तो आप कमेंट करिए, पूछिए। और इस प्रकार से हमारी जो तुलना है कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच कंप्लीट होती है। अब अपन अगले टॉपिक में इसी में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की अवधारणा। तो ये बहुत ही मोस्ट है आपका, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की अवधारणा के बारे में अपन थोड़ा सा ध्यान करेंगे। तो आपने पढ़ा है पहले ही पाठ, क्योंकि विद्युत चल रहा है, विद्युत चैप्टर। तो सर्वप्रथम विद्युत क्या होता है आप जानते होंगे, हमने आपको पहले पाठ में बताया था इसी में कि विद्युत है क्या। जैसे आपसे कोई पूछे कि इस टॉपिक का नाम हमारा क्या हुआ, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। राइटिंग थोड़ी सी खराब है, राइटिंग पर ध्यान ना दीजिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हिंदी में कहेंगे विद्युत क्षेत्र की अवधारणा। तो सबसे पहले अपन जानना चाहेंगे कि विद्युत क्या होता है। तो विद्युत के बारे में बताया गया था, विद्युत कोई पूछे क्या है, तो पहली चीज तो विद्युत के अनेकों नाम हैं, आप जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो आपने पर्यायवाची पढ़ा होगा। विद्युत के नाम हैं चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, क्षणप्रभा, विद्युत, बिजली। इतने नामों से अपन जानते हैं, अगर लिखना चाहते लिख सकते हैं। विद्युत के जो अनेकों नाम हैं, चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, क्षणप्रभा, विद्युत और बिजली।
शायद आप जानते रहे हो, नहीं जानते हो फिर आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया कि विद्युत के किस नाम से जानते हैं। ये तो मैक्सिमम लड़कियों के नाम पे हैं, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, आप लोग सुने भी होंगे। तो ये हो गया विद्युत का नाम। अब बात होती है कि विद्युत की खोज किसने की थी। तो हमने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि विद्युत की खोज एक अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों के बीच घर्षण के माध्यम से पता किया था। यानी कि साफ शब्दों में कहा जाए शॉर्ट में, तो जो विद्युत के जनक हैं, विद्युत की खोज करने वाले खोजकर्ता बेंजामिन फ्रैंकलिन हैं। तो यहाँ पे अपन नोट कर सकते हैं कि विद्युत की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। विद्युत की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। ओके, अब देखिए तीसरी चीज निकलती है कि विद्युत की परिभाषा विद्युत है क्या। तो विद्युत का मतलब ये होता है कि जो छोटे छोटे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करे उसे अपन क्या कहते हैं, विद्युत। ऐसे लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ का, लिखिए नोट करिए, आप लोग नोट्स बुक निकालिए और नोट करिए, लिखिए किसी पदार्थ का वह गुण जो छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है या आकर्षित करने का प्रयास करता है उसे अपन विद्युत या आवेश कहते हैं। लिख लिए आप लोग, लिख पा लिए? एक बार रिपीट कर रहे हैं, किसी पदार्थ का वह गुण जो छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है या आकर्षित करने का प्रयास करती है उसे अपन विद्युत कहते हैं। ठीक है। अब जो हमारा विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है। जैसे आपसे कोई पूछे कि विद्युत क्षेत्र क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो विद्युत क्षेत्र का मतलब यह है कि विद्युत के चारों ओर का वह स्थान, समझ पाए हैं आप, विद्युत के चारों ओर का वह स्थान जहां तक उसका प्रभाव होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। जैसे मान लीजिए कि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, आप उस पूरे क्षेत्र में आपका प्रभाव कितना भारी है, जितना आपका प्रभाव होगा उसे आप क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कहेंगे। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, जितने बच्चे बैठे हैं उन पर हमारा कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है, तो उनके लिए अपन भी एक विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएंगे। यानी कि विद्युत के चारों ओर का क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है उसे अपन विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ओके, लिख लिया आप लोग। जैसे मान लीजिए कि आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे इसका जो प्रभाव है, इस सर्कल के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है, इसे अपन क्या कह देंगे, विद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो विद्युत क्या है, विद्युत कितने नाम से जानते हैं, विद्युत की खोज किसने किया था, विद्युत की परिभाषा क्या है और विद्युत क्षेत्र क्या है। तो आई होप कि यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। अभी और हमको पढ़ाने से बहुत अच्छी डीप चीज़ है। बच्चों का जो कमेंट भी है, जो अधिकांश आपके कंपटीशन में है, नीट में है, जेई में है, IIT में है और अदर्स एग्जाम में आते हैं। तो जैसे कि इसमें आप पूछता है कि यूनिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, यूनिट निकालना, यूनिट का फार्मूला क्या होता है, वाट क्या है, ठीक है, शक्ति क्या है, उसमें पूछ लिया करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, करंट और वोल्टेज में क्या डिफरेंस होता है, पहले करंट आता है कि पहले वोल्टेज आता है, एसी और डीसी क्या जो टाइप है, एसी अधिक डेंजरस होती है कि डीसी अधिक डेंजरस होती है, और जो आकाशीय बिजली होती है, विद्युत गिरती है तड़ित, तो उसमें से कौन सी होती है, एसी या डीसी होती है। इस कॉन्सेप्ट को जितने भी विद्युत के पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, रेजिस्टेंस क्या है, इन सारे पार्ट्स को अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगला वीडियो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे भी अगले वीडियो से आपके अच्छे अच्छे लेक्चर्स आएंगे, तो आप जरूर आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे वीडियो आसानी से मिल सकें, और जो भी इसमें आपको डाउट हो तो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।